I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling. तो हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन के इंटरनल पार्ट्स के ऊपर। ये कोई DIY वीडियो नहीं होने वाली, कोई रीबिल्ड वीडियो नहीं होने वाली। सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, वो वर्क कैसे करते हैं और उनका वर्क क्या होता है। ठीक है, कि इंजन में वो क्या वर्क अपना करते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, कि आपको पता हो कि इंजन के जो इंटरनल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। या फिर अपनी नॉर्मल नॉलेज के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, वो बोलता है कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपका जो कौन सा पार्ट ख़राब है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा पार्ट क्या क्या है होता है। ठीक है, और मोस्टली ना सभी बाइक से इंजन जो होते हैं वो सेम ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अगर आप किसी भी एक बाइक का जो इंजन होता है उसका काम करने का तरीका समझ लो, चाहे वो 100 सीसी हो, चाहे वो 160 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 सीसी हो, सारे इंटरनल कंबशन इंजन एक ही तरीके पे काम करते हैं। बस फ़र्क होता है उनकी इंजन डिस्प्लेसमेंट का, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या फिर उस सब चीज़ों का फ़र्क होता है। बेसिक जो सब इंजन का होता है वो सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे डुकाटी वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर BMW वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो जो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं वो वाला होता है, पर उनका जो वर्क करने का तरीका होता है वो सभी इंजन का सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में अपना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंजन डिसअसेंबल्ड रखा हुआ है। तो ये अपाची 160 का इंजन है मेरी। ठीक है, तो इसी को मैं अपना पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अप से लेके डाउन स्टार्ट करूँगा। जैसे कि अप क्या होता है, डाउन क्या होता है। जैसे कि अगर आप इंजन को अप टॉप व्यू से देखो तो वहाँ से क्या क्या चीज़ दिखेंगे, और अब नीचे की तरफ जाता जाऊँगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले चीज़ आती है, जब आप किसी इंजन को ऊपर की तरफ से देखोगे, तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारा सिलेंडर हेड कवर। ठीक है, तो अगर आप इसको सिलेंडर हेड कवर भी कह सकते हैं या फिर रोकर कवर भी कह सकते हैं इसको। तो ये होता है फर्स्ट। जो बजाज की बाइक्स होती हैं उनमें ये सिर्फ एक कवर का काम करता है, बट जो TVS की बाइक्स होती हैं उनमें इसमें रोकर आर्म भी लगी होती है। ठीक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है, इसमें कोई वर्क नहीं करता कुछ ये, बट TVS की बाइक्स में काम करता है ये। तो मैं बताता हूँ कि वर्क क्या करता है। तो जो TVS की बाइक्स होती है उसमें जो रोकर आर्म होती है वो इस टाइप की रोकर आर्म होती है। बेसिकली इन रोकर आर्म्स का ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। बेसिकली इन रोकर आर्म्स का वर्क होता है कि जो हमारे वाल्व्स होती है उनको प्रेस करने का काम करती है ये। ठीक है, कैम शाफ्ट की मदद से ये रोटेट होती हैं, मतलब इनके ऊपर प्रेशर आता है और ये वाल्व को प्रेस करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली TVS के इंजन में क्या होता है, या फिर बहुत सारी बाइक्स में हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, तो जितना जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक, तो जो TVS के इंजन होते हैं उसमें ये जो हमारे रोकर आर्म होते हैं ये कुछ इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, सॉरी, इस तरह से लगे होते हैं। इस तरह से जो हमारा इंजन होता है उसमें ये रोकर आर्म लगे होते हैं, रोकर आर्म कवर में या फिर इंजन सिलेंडर हेड कवर के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर हेड कवर जो है इसमें ये इस टाइप से रोकर आर्म लगे होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इस टाइप से लगे होते हैं, और इसमें इस टाइप की जो पिन होती हैं ये इंसर्टेड रहती है यहाँ पे, जिससे कि मूव नहीं करता। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें यहाँ पे पिन लगा दूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पिन लगा दी, तो ये बैक एंड फोर्थ रॉक कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका नाम इसलिए रोकर आर्म होता है कि ये रॉक करते हैं। ठीक है, आगे पीछे। ठीक है, इसलिए इनको रोकर आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जो 2V मॉडल है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें इस टाइप के होते हैं। जो 4V मॉडल होते हैं बेसिकली उनमें ये 4 हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से 4 हो सकते हैं, या फिर एक ही डिज़ाइन में थोड़ा बड़ा करके उसको 4 बना देते हैं, जिससे कि 4 वाल्स ऑपरेट कर पाए। इसमें 2V मॉडल है तो इसलिए 2 वाल्स को ऑपरेट करता है, तो इसलिए इसमें 2 हैं। ठीक है, तो अब इसके जो नीचे पार्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा, ये इसको टपेट बोलते हैं। बेसिकली जो छोटा सा स्क्रू दिख रहा होगा ना आपको, ये इसको टपेट बोलते हैं, टपेट एडजस्टमेंट। अगर आपने कभी करवाई होगी तो इसको टपेट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को टपेट बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके इंजन से क्लिक क्लिक की साउंड आती रहती है, मतलब आपके इंजन में कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक हल्की सी साउंड आती रहती है, तो वो इसी चीज़ की साउंड होती है कि ना ये थोड़ा लूज़ हो जाता है विद टाइम, या फिर ना इसमें जो मेटल होता है घिस जाता है, जिसकी वजह से ना वाल और इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। हर बाइक का अलग अलग गैप हो सकता है। तो जो आपका मैनुअल होगा बाइक का उसमें लिखा होता है कि कितना गैप होता है। मेरे ख्याल से अपाचे में 0.6 है और 0.8 कुछ ऐसा है। ठीक है, तो वो गैप होता है, इतना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो उसमें आवाज़ आती है हल्की फुल्की। ठीक है, तो ये होता है टैपेट, इसको बोलते हैं रोकर आर्म।
ये हमारा सिलेंडर हेड कवर या फिर रोकर कवर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो इसको बताता हूँ कि ये जो रोकर आर्म होते हैं इनको पावर कैसे मिलती है, कि मतलब ये मूव किस चीज़ से करते हैं। तो इनको जो मूव कराने वाली चीज़ होती है वो होती है हमारी कैम शाफ्ट। तो बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं ये छोटी सी चीज़ जो होती है ये है कैम शाफ्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप से होती है। इसमें ना यहाँ पे ये लॉब्स बने होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली राउंड नहीं है, इसमें यहाँ पे हल्के से लॉब उठे हुए हैं। यही बेसिकली हमारा जो कैम रोकर आर्म है उनको प्रेस करते हैं, प्रेस करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वाल्व प्रेस होते हैं। तो अब ये वर्क कैसे करता है वो उसके लिए मेरे को अपना पूरा सिलेंडर हेड लेके आना पड़ेगा साइड में। तो मैं पूरा सिलेंडर हेड ले आता हूँ, इसको भी देख लेना, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है हमारा मेन सिलेंडर हेड। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट मेन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेंडर हेड। इसमें हमारे वाल्व्स वर्क करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये 2V मॉडल है इसलिए इसमें 2 ही वाल्व्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर हेड होता है इसमें ये जो क्रैंक शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट होती है सॉरी, ये इस टाइप से यहाँ पे रखी जाती है बेसिकली, ठीक है। और इसी ये पावर होती है, नीचे जो टाइमिंग चेन होती है, टाइमिंग चेन से जो पावर होती है, इसमें एक गियर लगा होता है इस टाइप का। इसमें ना यहाँ पे इस टाइप का गियर लगा होता है, इसमें ना यहाँ पे इस टाइप का गियर लगा होता है। यहाँ पे ना टाइमिंग चेन होती है, वो इसको रोटेट करती है। और तो जो कैम शाफ्ट होती है इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है टाइमिंग चेन से, और जो टाइमिंग चेन रोटेट होती है वो होती है कि क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्टली। तो जैसे आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस टाइप से वर्क करती है। तो ना बेसिकली इस टाइप से टाइमिंग चेन जो होती है इसके ऊपर यहाँ पे लगी रहती है, ठीक है। और थ्रू आउट द पूरे इंजन के आर पर गई होती है, पूरे इंजन में एक स्लॉट होता है जिसकी वजह से पूरे नीचे तक चली जाती है कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट तक। तो इस टाइप से होता है ये, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इंजन में ये क्रैंक शाफ्ट की वजह से रोटेट होता रहता है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना ये लॉब बने हुए हैं, ये परफेक्टली राउंड नहीं है। तो जैसे ही ये रोटेट होता है तो ये मतलब जैसे ये जो थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है ये ऊपर उठता है, ठीक है। और जब ये ऊपर उठता है तो ये क्रैंक जो रोकर आर्म है उसकी इस पार्ट को प्रेस करता है, जैसे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से प्रेस करता है। और ये जो पार्ट है ये वाल्व को जो है नीचे प्रेस कर देता है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये उठा हुआ पार्ट इसको प्रेस करता है। और ये जो टैपेट होता है ये इस पे हिट करता है, जिस वजह से जो हमारा इनटेक है या फिर जो हमारा इनटेक है या एग्जॉस्ट साइड है उसका जो वाल्व होता है वो टाइमिंग के अपने डिज़ायर्ड टाइम पे खुल पाता है या बंद हो पाता है, ठीक है। नहीं तो इंजन का जो वर्क है वो जो अपना इंजन है वो काम ही नहीं कर पाएगा, और उसको ये मतलब ये टाइमिंग चेन वगैरह ढंग से काम ना करे तो, ठीक है। तो वाल्व्स को क्लोज और ओपन करने के लिए टाइमिंग चेन की मदद से कैम शाफ्ट को घुमाया जाता है। कैम शाफ्ट जो रोकर आर्म को पुश करती है, रोकर आर्म वाल्व्स को नीचे पुश करती है। और जो वाल्व्स को क्लोज करने का काम होता है वो रोकर आर्म नहीं करती, वो करती है स्प्रिंग्स। तो बेसिकली इस टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं यहाँ पे, बेसिकली इस टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं यहाँ पे जो कि मतलब वाल्व्स को क्लोज करने का काम करती हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है और इसके ऊपर एक लॉक प्लेट होती है इसकी इस टाइप की, जो कि इसको यहाँ पे ना इसकी प्लेस पे रोक के रखती है ताकि जो है अपने आप क्लोज हो पाए और जो रोकर आर्म है इसको ओपन कर पाए। रोकर आर्म जो है सिर्फ इसको ओपन करने का काम करती है, क्लोज करने का काम इसकी स्प्रिंग्स करती है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेक साइड का पोर्ट है और यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड का, ठीक है। और इंटेक साइड के ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंटेक साइड की जो वाल्व होती है ना मोस्टली इंजन्स में या हमेशा ही बड़ी होती है, और एग्जॉस्ट साइड की जो वाल्व होती है छोटी होती है, ठीक है। इस चीज़ से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी इंटेक है और कौन सी एग्जॉस्ट है। तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं होता, बस इसमें यहाँ पे कैम शाफ्ट रखी होती है जो कि टाइमिंग चेन की मदद से रोटेट होती है, जो हमारी जो रोकर आर्म उनको प्रेस करती है जिससे हमारे वाल्व्स ओपन होते हैं, सॉरी क्लोज अपना भी होते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। तो हम बात करते हैं जैसे ये सब हो गया, ठीक है। अब इन सब के नीचे क्या आता है, वो आता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, मेन सिलेंडर ब्लॉक जिसमें कि हमारा पिस्टन करता है। उसके लिए मैं एक बार प्लेट हटा लेता हूँ जिसमें छोटे मोटे पार्ट्स रखे हुए हैं काफ़ी सारे। उसके बाद आता है हमारा सिलेंडर ब्लॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक में कोई खुद का मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ पिस्टन मूव करता है
ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है, उसमें पिस्टन मूव करता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्लॉट बना हुआ है, जिसकी वजह से जो टाइमिंग चैन है वो पूरे इंजन के पास जा पाती है। इसमें कुछ नहीं होता बताने के लिए। हाँ बस ये है कि जो इसकी जो वॉल्स हैं ये मतलब बर्नट आउट ना हो, ठीक है। कभी अगर आप इंजन खुलवा रहे तो चेक कर लो कि इसकी जो वॉल्स हैं उस पर कोई स्क्रैच ना हो या कोई बर्न का निशान ना हो। ये मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जितना क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका इंजन परफॉर्म कर पाएगा। उसमें फ्रिक्शन लेस आपका परफॉर्मेंस होगी, जैसे जो पिस्टन आपका ज़्यादा दिन तक चल पाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई पार्ट नहीं होता। हाँ बस इसमें एक चीज़ होती है कि यहाँ पे ना आपका टाइमिंग चेन का टेंशनर होता है, जो कि इस टाइप के होता है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको आप कस के जब छोड़ देते हैं, जो टाइमिंग चेन होती है उसको प्रेस कर देता है पूरा आगे। तो मैं ये टाइमिंग चेन के जो गाइड्स होते हैं उनको बता देता हूँ कि कैसे होती है। तो इस टाइप से होती है टाइमिंग चेन की गाइड्स, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से होती है टाइमिंग चेन की गाइड्स, इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से। यहाँ पे इसके स्क्रू के साथ लगती है, वो है नहीं यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो इस टाइप से होती हैं, जो कि ना इसको प्रेस करके रखती है टाइमिंग चेन को हर टाइम की। टाइमिंग चेन जो है हर टाइम उसको टेंशन बनी रहे, क्योंकि अगर टाइमिंग चेन स्लिप हो गई तो टाइमिंग चेन जो है अगर स्लिप होने की वजह से ना आपको वाल्व्स वगैरह जो टूट सकते हैं और आपका जो पिस्टन है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए टाइमिंग चेन पे हमेशा टेंशन बनी रहे, इसलिए टाइमिंग चेन पे टेंशनर यूज़ होता है। हर बाइक या हर गाड़ी में टाइमिंग चेन पे टेंशनर यूज़ होता है, वो चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। और हाँ इसमें ना इस टाइप से पिस्टन होता है। अगर यार ऐसे तो आपको पता होगा कि पिस्टन किसको कहते हैं, बट अगर आप में से किसी ने नहीं देखा कि पिस्टन क्या होता है, तो इस टाइप से पिस्टन होते हैं, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली आप देखोगे तो जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है उसमें जो पिस्टन होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है। पर जो हमारी पावर होती है उसको किसी न किसी मदद से आपको रोटेशनल चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे काम आती है हमारी क्रैंक शाफ्ट। तो बेसिकली जो आप चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये होती है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये किसी भी इंजन का ना सबसे हैवी पार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपाचे 160 का है, तो ये कुछ 3 किलो 400 ग्राम का है। मतलब आप देख सकते हो कितना हैवी है ये, मतलब दिख नहीं रहा, सॉलिड स्टील है, पता नहीं क्या स्टील है क्या है, बट 3 किलो 400 ग्राम का मैंने वेट किया था। तो इस टाइप से होता है बेसिकली। जब इंजन जो हमारा जो पिस्टन होता है जब अप एंड डाउन जाता है, तो जैसे आप देख सकते हैं ना, जब इंजन अप होता है तो ये इस टाइप का होता है टॉप डेड सेंटर पे, और जब हमारा इंजन नीचे जाता है, पिस्टन नीचे जाता है, तो ये इस टाइप से होता है बॉटम डेड सेंटर पे, BDC, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब जाता है तो ये ना इसको रोटेट करता है साथ में, क्योंकि ये फिक्स्ड है सब कुछ, और यहाँ पे पिस्टन अटैच्ड रहता है सिलेंडर ब्लॉक में। तो ना जो पावर होती है, जो पिस्टन नीचे की तरफ पुश करता है उसको रोटेटिंग पावर में कन्वर्ट कर देता है इस टाइप से। इस टाइप से इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रैंकशाफ्ट होता है बेसिकली, जो हमारा इंजन पिस्टन की जो अप एंड डाउन पावर होती है, हॉरिजॉन्टल पावर होती है, उसको ना रोटेशनल पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इंजन अपना ओपन करवा रहे हैं तो ना इसमें ना प्ले नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का साइड प्ले नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का हो सकता है, जितना भी मतलब मिनिमल होता है वो चल सकता है, या फिर ना इसमें अप एंड डाउन प्ले नहीं होना चाहिए। लाइक इस टाइप से अगर आप इसको मूव करो तो इसमें बिल्कुल जीरो प्ले होना चाहिए। अगर इसमें हल्का सा ही प्ले होगा तो इंजन में आवाज़ आएगी, और कुछ टाइम के बाद आपका जो क्रैंकशाफ्ट पूरी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप अपना इंजन ओपन करवा रहे हैं तो इस चीज़ में ध्यान रखें कि जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें प्ले नहीं होना चाहिए अप एंड डाउन, या साइड बाय साइड का। साइड बाय साइड थोड़ा वो चलता है, क्योंकि मेटल एक्सपेंड होता है, हीट होता है, तो एक्सपेंड होगा, उसके लिए हल्का फुल्का मतलब प्लेस हो सकती है मूव करने के लिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ इसमें ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइमिंग चेन होती है वो इससे वर्क करती है। तो यहाँ पे जैसे ये स्लॉट है, टाइमिंग चेन इससे वर्क करती है, ठीक है। इससे जो हमारी टाइमिंग चेन है उसको पावर मिलती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, ठीक है। तब इसके बाद बात करते हैं वन वे क्लच की और क्लच की। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ना क्लच तो सुना होगा, बट आप में से बहुत कम लोगों ने वन वे क्लच के बारे में सुना होगा। तो पहले ना हम बात करते हैं वन वे क्लच की ही, ठीक है। तो इसको साइड रख देते हैं सिलेंडर हेड कवर को। तो हम बात करते हैं अब वन वे क्लच की। तो ये जो पार्ट होता है बेसिकली ये इंजन को स्टार्ट करने के और इंजन को जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने अल्टरनेटर देखा होगा या जनरेटर देखा होगा तो उस टाइप से ही काम करता है, बट ठीक है, उसी टाइप से काम करता है। बट ये इंजन के जो क्रैंक है उसकी पावर से रोटेट करता है, ठीक है। ये बेसिकली ये रोटेट नहीं करता, सॉरी ये रोटेट करता है इंजन की पावर से, ठीक है। और ये इंजन को स्टार्ट करने का भी काम करता है। तो बेसिकली स्टार्ट करने का काम कैसे करता है, तो जैसे हम सेल्फ मारते हैं तो जो हमारी जो सेल्फ मोटर होती है वो इंजन में इसी चीज़ को पावर करती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं इसको रोटेट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है
वो रोटेट कर जाता है और जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट हो जाता है। बट अब दिक्कत क्या आती है कि जो हमारा स्टार्टर मोटर होती है वो इंजन से हर टाइम कनेक्टेड रहती है। तो इस टाइप से तो वो हमारी जो स्टार्टर मोटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो हर टाइम चलती रहेगी तो वो भी ख़राब हो जाएगी और इसमें कोई लुब्रिकेशन वाला सिस्टम होता नहीं है, तो ख़राब हो जाएगी। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए ना ये वन वे क्लच यूज़ होती है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम स्टार्टर मोटर ऑन करते हैं, सेल्फ मारते हैं, तो जैसे ही ये हम सेल्फ मारते हैं तो इस टाइप से घूम जाता है, ठीक है, इस टाइप से घूम जाता है और जो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है ये फ्रीली मूव करने लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, ये फ्रीली मूव करने लग जाता है। और ये जो हमारी ये जो गियर है, ये जो सेल्फ की मोटर से कनेक्टेड था, ये उसी पोजीशन पे रह जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्फ की मोटर है वो रोटेट नहीं करती और जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी चल जाती है। मतलब बहुत, मतलब अगर ये ना हो तो सेल्फ की मोटर 2-3 दिन में नहीं चल पाएगी। इस वजह से सेल्फ की मोटर जो कई कई साल निकाल देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। और जो इसका दूसरा काम होता है वो होता है इंजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, या फिर जो बाइक के जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और जो बैटरी को चार्ज करने का काम, मतलब बेसिकली इंजन में बाइक में जितने भी इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वो यही प्रोड्यूस करती है। इसी को ऑल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है, या फिर मैग्नेट भी बोलते हैं कुछ लोकल मैकेनिक, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करती है, बेसिकली जैसे इस टाइप की ना कॉपर मोटर जैसे होता है, कॉपर टाइप की वाइंडिंग होती है यहाँ पे, इसके ऊपर ये मैग्नेट रोटेट करती है क्रैंक की पावर की मदद से, जिसकी वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो जो कि बाद में आगे ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ पर जाना होता है, ठीक है। तो सेम जनरेटर वाले प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जनरेटर जो जैसे वर्क करते हैं वो सेम इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि ये जो मैग्नेट है ये रोटेट, जैसे आपने देखा होगा कि ना जो बच्चों वाली RC की जो कार होती है उसमें जो मोटर निकलती है छोटी सी, उसके अंदर भी मैग्नेट होती है। जब उसको बैटरी से पावर करते हैं तो जो अंदर का ये इस टाइप का पार्ट होता है वो मूव करता है। तो उसी का रिवर्स समझ लो इसको कि ना इसमें मैग्नेट मूव करती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली अल्टरनेटर काम भी ऐसे ही करते हैं और ये भी वही चीज़ का वही वैसे ही काम करता है, ठीक है। मच्छर रुक जाओ, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी वन वे क्लच होती हैं वो काफ़ी डेलिकेट सी होती है अंदर की तरफ से। तो अगर आप इसको धो रहे हैं, इसको निकलवा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना इसके अंदर बहुत छोटे छोटे रोलर होते हैं, उसको आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। अगर आप उनको निकाल दो तो डालना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप अपने इंजन के जो अंदर के पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको धोने का काम कर रहे हो, मतलब तो इसको ना क्लोज पोजिशन में दो, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, इस टाइप से होती है इसकी असेंबली, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे रोलर दिख रहे होंगे, ये जो रोलर होते हैं यही वन वे क्लच का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये ना एक इस साइड तो मूव करने दे रहे हैं इंजन को, पर जैसे मैं उस साइड घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ये लॉक हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो इस पार्ट को ना बड़ा संभाल के रखने का चाहिए, क्योंकि इसके जो रोलर होते हैं ये मिसप्लेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। और अगर आप इसको वॉश वगैरह कर रहे हैं तो क्लोज पोजीशन में भी वॉश वगैरह करो और इसको बंद कर दो दोबारा से। तो एक बार मैं इसको फिर से अपने को बंद कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने फिर से बंद कर लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका काम होता है हमारा इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करना, गियर मोटर सेल्फ मोटर को बचा के रखना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो ये मैंने आपको बता दिया वन वे क्लच, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल क्लच असेंबली, ठीक है। तो हमारी जो नॉर्मल क्लच असेंबली होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। ये भी क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। मतलब इंजन के जितने पार्ट्स होंगे बेसिकली कहीं ना कहीं से ना आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होंगे, नहीं तो उनको पावर नहीं मिलेगी बेसिकली। तो ये भी इस टाइप से होता है, ठीक है। तो मेरे को आपको बताना है कि इसकी वर्क कैसे करता है, तो इसको और खोल लेता हूँ। खोला ही हुआ है, मतलब इसको बस हल्का सा निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी क्लच असेंबली है। ये हमारा आउटर कवर या इसको आउटर हब बोल सकते हैं, क्लच का हब बोल सकते हैं। ये इसका इंटरनल, ठीक है। और इसमें ना क्लच प्लेट जो क्लच असेंबली होती है उसमें ना दो टाइप की प्लेट्स होती हैं। एक होती है नॉर्मल फ्रिक्शन प्लेट, क्लच प्लेट सॉरी, और एक होती है हमारी मेटल की फ्रिक्शन प्लेट्स, ठीक है। तो हमारा जो पूरा इंजन का जो पावर होती है वो वहीं पे आके डिलीवर होती है और इसी से आगे, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ
कि जैसे ही हम क्लच प्रेस करते हैं ना, तो हमारा जो ये सारी असेंबली खुल जाती है, बेसिकली ना डिप्रेस हो जाती है, मतलब ऐसे ना खुल जाती है, जिसकी वजह से ना ये फ्रीली मूव कर पाते हैं अंदर की फ्रिक्शन प्लेट्स। और जिसकी वजह से ना जो हमारी जो इंजन की जो पावर होती है वो मतलब हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ना मतलब फ्रिक्शन में कन्वर्ट होकर वो ख़त्म हो जाती है। और जब हम क्लच लीवर को छोड़ते हैं तो हमारा जो ये सारी प्लेट फिर से दोबारा चिपक जाती हैं, आपस में ऐसे चिपक जाती हैं, और जो इंजन की जो पावर है वो आगे बाइक को पुश कर देती है। अगर ये ना हो तो हमारी जो बाइक है उसके इंजन की पावर और जो रियर व्हील के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। बेसिकली अगर आप बंद करना चाहोगे तो आपकी बाइक स्टॉप ही हो जाएगी डायरेक्टली। तो अगर ये हमारे असेंबली ना हो तो हमारा जो इंजन है और उसका जो रियर व्हील है उसके बीच में कोई ब्रेक टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर आप ब्रेक मारोगे तो डायरेक्टली इंजन ही बंद हो जाएगा, रादर देन कि इंजन की पावर कट हो पाए। तो बेसिकली इंजन की पावर जो है उसको कट कर देता है। और तो जैसे आपने देखा होगा कि ना कई बार हम बाइक को जो ऊंचाई वगैरह पे चढ़ाते हैं, जब भी क्लच प्लेट काफ़ी ज़्यादा काम करती है, तो उस टाइम ये काम कैसे करती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम ना क्लच प्लेट को क्लच लीवर को दबाते हैं तो ये सारी प्लेट्स जो है डिप्रेस हो जाती हैं इसमें, ठीक है, खुल जाती हैं अपने आप में। तो उस टाइम होता क्या है कि जो इंजन की डायरेक्ट पावर होती है वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से ना आप रेस ज़्यादा दे पाते हो, जिसकी वजह से ना आपको हायर टॉर्क मिल पाता है, हायर पावर आउटपुट मिल पाता है बिना इंजन को बंद किए हो, और स्लो पावर मतलब स्लो स्पीड पे, ठीक है। तो उस टाइम होता क्या है कि जो फ्रिक्शन प्लेट्स होती हैं ये अंदर घिसने मतलब ऐसे ना घूमने लग जाती हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से घूमने लग जाती हैं, और जो क्लच प्लेट होती है फिक्स रहती है। तो जिसकी वजह से जो हमारा इंजन का हायर आउटपुट है वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो बेसिकली आपको दिखाते हैं तो ना ये काम करेगा। तो ना फ्रिक्शन प्लेट्स जो होती हैं वो इस असेंबली पे कनेक्टेड रहती हैं, इस असेंबली पे कनेक्टेड रहती हैं फ्रिक्शन प्लेट, ठीक है। फ्रिक्शन प्लेट सिस्टम घूम रही है, ठीक है। और जो हमारी क्लच प्लेट होती हैं वो आउटर असेंबली पे कनेक्टेड रहती हैं। तो ये ना दोनों फ्रीली मूव करती हैं इस टाइप से। और जैसे ही हम क्लच लीवर छोड़ते हैं ये सारी जो प्लेट्स हैं ये आपस में ना दब जाती हैं, जिसकी वजह से ना एक सॉलिड यूनिट का वर्क करती है, मतलब एक सॉलिड यूनिट की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से आपको जो बाइक है आगे की तरफ मूव कर पाती है। तो अब इसको दबाने का काम क्या चीज़ करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पे इसमें स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप से स्प्रिंग्स होती हैं। तो जो कि ना इस टाइप स्प्रिंग्स होती हैं जो कि ना हमारे जो क्लच प्लेट्स हैं उसको दबा के रखती हैं हर टाइम। मोस्टली जब भी आपकी बाइक रन कर रही होती है बिना क्लच लीवर दबाए हुए, तो आपकी ना क्लच प्लेट्स जो है हर टाइम दबी रहती हैं। जैसे ही आप क्लच लीवर दबाते हैं जब भी आपकी क्लच प्लेट्स जो है डिप्रेस होती हैं, ठीक है। तो हर टाइम ये क्लच प्लेट्स जो ऐसे दबी रहती है, जिसकी वजह से ना एक सॉलिड यूनिट की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से आपका जो पावर आपको जो इंजन की पावर आपकी बाइक को आगे मूव कर पाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्लच असेंबली, ठीक है। इसको देते हैं साइड में। तो हाँ, अब आते हैं हम अपने ट्रांसमिशन पे, गियर ट्रांसमिशन पे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, बाइक्स में सिक्स भी आता है, अपाचे 160 में नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं। तो ये इस टाइप से होता है, ये हमारा मेन ट्रांसमिशन गियर जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब इसमें ना दो चीज़ होती हैं कि ना इसमें कुछ गियर्स होते हैं स्लाइडिंग, कुछ गियर होते हैं बिल्कुल फ्री, और कुछ गियर होते हैं बिल्कुल फिक्स, ठीक है। तो जो स्लाइडिंग गियर होते हैं बेसिकली देखो जैसे ना इस टाइप से ये होते हैं स्लाइडिंग गियर, ठीक है, ये इस टाइप से स्लाइडिंग गियर होते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं ये फिक्स गियर है, ये रोटेटिंग गियर है, ठीक है, और ये भी रोटेटिंग गियर है, ठीक है, और ये स्लाइडिंग गियर है। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं चाहो तो। ये स्लाइडिंग, ये फिक्स्ड, इस टाइप से होते हैं बेसिकली, मैंने आपको बता दिया। तो ये ना वर्क कैसे करते हैं बेसिकली, हर टाइम एक दूसरे के साथ मैच पोजिशन में रहते हैं। तो जैसे आप कोई भी अपना गियर लीवर प्रेस करते हो तो ना ये जो स्लाइडिंग गियर होते हैं ये एक दूसरे में अटक जाते हैं। जैसे कि ना आपने अगर गियर रेशियो पता होगा तो आपको ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ना इस गियर टीथ पे ज़्यादा टीथ हैं, इस पे कम है, तो बेसिकली ये फास्टर मूव करेगा, ये स्लो मूव करेगा, तो इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से ये मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्लाइडिंग गियर जब ना इसमें आके अटक जाते हैं तो बेसिकली हमारा ये वाला गियर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो इससे पावर आउटपुट मिल रहा है, और जैसे हम ये वाला स्लाइडिंग गियर एक्टिवेट होगा तो ये वाला एक्टिवेट हो गया, तो मतलब इससे पावर मिल रही है। और ये दूसरी रोड को ट्रांसफ़र करता है, जिससे ना जो गियर रेशियो होता है
वो चेंज हो जाता है। किसी भी बाइक का कुछ भी गियर रेशियो हो सकता है, मेरे को इसका गियर रेशियो बेसिकली पता नहीं है अभी, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क करते हैं कि ना कॉन्स्टेंट में मतलब हमेशा ना मैच पोजीशन में रहते हैं, और जैसे कोई सा भी स्लाइडिंग गियर इधर उधर जाता है तो उसकी वजह से जो हमारे फ्रीली मूविंग गियर है वो लॉक हो जाते हैं और वो आगे पावर देने लग जाते हैं दूसरे गियर को, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये मूव कैसे करते हैं। तो इनको मूव करने के लिए ना जो स्लाइडिंग गियर होते हैं उनको मूव कराने के लिए इस टाइप से होता है ये सिस्टम, ठीक है। ये इसमें ना यहाँ पे फंस जाता है, ठीक है, और जैसे हम गियर लीवर प्रेस करते हैं ये इसको अप एंड डाउन मूव कर देती है, इस टाइप की आर्म्स, ठीक है। तो जो इस टाइप की आर्म्स होती हैं ये इसको मूव कर देती हैं आगे पीछे, ठीक है। और इसको पावर कैसे मिलती है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, ये रहा। तो ये इस टाइप का रोलर होता है, ठीक है। बेसिकली जैसे हम गियर लीवर प्रेस करते हैं तो ये रोटेट होता है, ठीक है। और रोटेट होने की वजह से ना क्या होता क्या है कि जो ये वाला आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलना चाहो कुछ भी बोल सकता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इस टाइप से जो फिंगर टाइप का होता है इसको ना ये अप एंड डाउन मतलब मूव करता है। जैसे ना यहाँ पे सपोज करो, इसको निकाल ही देखता हूँ। सपोज करो जैसे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे रहेगा और ऊपर आया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें वजह से ना ये ऐसे मूव करता है, जिसकी वजह से ना ये ऊपर नीचे होता है, और ये जिसकी वजह से स्लाइडिंग है उसको अप एंड डाउन मूव कर देता है। अपाची में 3 हो सकते हैं, किसी भी बाइक में कुछ भी कितने भी नंबर में हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा गियर लीवर से कनेक्टेड होता है, और ये हमारा आगे मतलब इस टाइप की फिंगर्स को ये मूव करता है, जिससे कि स्लाइडिंग गियर्स इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि हमारे गियर रेशियो चेंज होने की वजह से फर्स्ट गियर में हमें टॉर्क ज़्यादा मिलता है और फिफ्थ गियर में हमें टॉर्क कम और हायर आरपीएम ज़्यादा मिलता है, मतलब स्पीड ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से गियर रेशियो चेंज होने की वजह से आपको गियर और टॉर्क दोनों जो एक ही इंजन से मिल जाते हैं। अगर ये ना हो तो आपको सिर्फ एक ही मतलब जैसे स्कूटी होती है ना कि एक ही चीज़ मिलेगी, सॉरी टीवीएस की एक्सेल जो स्कूटी वो नहीं आती टीवीएस एक्सेल, उसमें एक ही स्पीड सब कुछ चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप मतलब गियर टॉर्क वगैरह सब आप एडजस्ट कर सकते हैं गियर रेशियो की मदद से, ठीक है। इस पर ये इस टाइप का डावल भी लगता है, ठीक है। मैं आपको साइड से दिखाने के लिए निकाला है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करता है, जो ये रोलर टाइप का होता है। मेरे को उसका नाम नहीं पता बेसिकली, अगर आपको पता होता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है, तो ये इस टाइप की रोड जो होती है थ्रू आउट द इंजन गई होती है, तो जैसे क्लच लीवर होता है, सॉरी गियर लीवर होता है, ये इसको प्रेस करता है, यहाँ पे स्टार टाइप का होता है बेसिकली ना, इसमें फंस जाता है। तो जैसे हम फर्स्ट गियर जैसे सपोज करो फर्स्ट गियर प्रेस किया तो इसको इस टाइप इधर की तरफ रोटेट कर देता है, और हम सेकंड गियर प्रेस करते हैं तो ये ना ऐसे चेंज करता चला जाता है इसको इस टाइप से। देखो जैसे ना सपोज करो ऐसे ऐसे ऐसे, पर ना हर बार ऐसे चेंज करता चला जाता है जब तक ये किसी डेड पोजिशन पर ना आ जाए जहाँ पे ये कर ना पाए, ठीक है। और ऐसे ही ये फर्स्ट गियर को करता है, मतलब ऐसे इसका ना वर्क ऐसे ऐसे होता है, ये इस टाइप से वर्क करता है, ये फंस जाता है इसमें, ठीक है। तो ये गियर लीवर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ये यहाँ पे स्टार से कनेक्टेड होता है। स्टार इन फिंगर्स को मूव करते हैं और ये फिंगर्स गियर को मूव करते हैं, ठीक है। तो आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे वर्क करता है सब कुछ, ठीक है। तो मोस्टली ना इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं मैं सब कुछ बता दिया है। हाँ एक ही चीज़ रह गई, मोस्टली अब इन बाइक्स में नहीं आता है तो मैं इसलिए सोच रहा था ना बताऊँ तो बता देता हूँ। तो ये हमारी जो किक है उसकी असेंबली है। तो आपने देखा होगा जब किक ऊपरी तरफ आती है तो बड़ी फ्रीली आ जाती है, और जब नीचे जाती है तो बड़ी टाइट जाती है, ठीक है। मतलब उसमें पावर लगती है प्रेस किक मारने में। तो इसलिए होता है क्योंकि ना इसमें ना ऐसे टेपर टीथ होते हैं, तो ना जैसे किक को हम नीचे की तरफ मारते हैं तो ये इसमें इंटरमैच होने की वजह से फंस जाते हैं और स्प्रिंग जो है लोड हो जाती है, और जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो किक हमारी झटके के साथ ऊपर जाती है, ठीक है। और ये ना फ्रीली एक साइड फ्री मूव करता है और एक साइड लॉक हो गया मूव करता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको इस साइड कितना ही मूव कर सकता हूँ, पर अगर मैं इसको दूसरी तरफ करूँगा तो ये लॉक हो ही जाएगा अपने आप, और ये स्प्रिंग को लोड कर देगा जिसकी वजह से हमारी किक ऊपर की तरफ आ पाए, ठीक है। तो ये इस टाइप से मूव करता है, सीधा यहाँ पे किक जो है कनेक्टेड रहती है। पर आजकल की बाइक्स में किक असेंबली नहीं आती तो इसलिए इसका कोई ज़रूरत है नहीं अब ज़्यादा बताने की। ये हमारा ऑयल पंप, ठीक है। तो इंजन के जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको सबको ल्यूब्रिकेट करने का और कूल डाउन करने का काम इसी छोटी चीज़ का है, ठीक है। यही चीज़ जो है हमारे इंजन के हर एक पार्ट तक अपना जो इंजन ऑयल होता है उसको पंप करता है, उस तक पहुंचाता है और सर्कुलेट करता रहता है बार बार, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे आप जैसे देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो इसमें यहाँ पे होलो कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है,
ठीक है। वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से ना इसमें जो ऑयल है वो खिंच जाता है, और यहाँ पे ना आते आते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैप जो है कम हो रहा है, ठीक है। ये गैप कम हो रहा है जिसकी वजह से ना जो ऑयल है वो बाहर की तरफ पुश आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे घूमने की वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ऑयल खींच रहा है, और यहाँ पे आते आते ये इसको प्रेस करके बाहर फेंक देता है। और मतलब पूरे इंजन में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे मतलब छोटे पाइप्स वगैरह भी होते हैं जिसकी वजह से इंजन के हर पार्ट तक जो है हमारा इंजन ऑयल जा पाए और हर पार्ट को लुब्रिकेशन मिल पाए अच्छे से। ना तो अगर उसको अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा या वो कूल डाउन नहीं होगा तो बर्न हो जाएगा, जिससे कि वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया इंजन के इंटरनल्स के बारे में, तो इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, ठीक है। तो वैसे तो मतलब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि इस टाइप से ये सब भी होते हैं, कवर्स होते हैं, या फिर मतलब गियर बॉक्स की असेंबली होती है। इन सब में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि इसको बताने कोई फ़ायदा भी नहीं है। और इस वीडियो में मैंने कोई नट बोल्ट वगैरह इन सबको वो नहीं किया है, नट बोल्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं नट बोल्ट वगैरह के बारे में बताना चालू करूँगा तो आप पागल हो जाओगे और आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा बोल्ट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो नट बोल्ट्स को मैंने कवर नहीं किया है। तो जो भी इंजन के इंटरनल पार्ट्स है जो कैसे मूव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। तो यार अगर आपको इसके साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, बाय बाय। मैं प्रोफेशन से ना मैकेनिक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई मेरे को ये बाइक करानी है, वो करानी है। मैं मैकेनिक नहीं यार, मेरा प्रोफेशन अलग है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ शौक के लिए करता हूँ अपने, ठीक है। तो उसके साथ बाय।